हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। मैं आकाश सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है वह सूर्य और उसके सूर्य तप के बारे में है। ठीक है, हालांकि मैंने इस पर एक क्लास ले चुका हूँ, मेरा एक क्लास हो चुका है। यदि अगर आपने वो पहली क्लास को नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है ये भैया कि पहले उस क्लास को ले लीजिए, उसके बाद इसको अटेंड कीजिए। क्यों? क्योंकि यदि आप कोई भी टॉपिक को स्टार्टिंग से देखेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा समझ में आएगा। यदि बीच बीच से आप देखने से कोई मतलब भी नहीं निकलेगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यदि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी टॉपिक हो उसको स्टार्टिंग से देखना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात करें भैया, ये जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये सूर्य है। तो हमारी जो पहली क्लास है सूर्य के बारे में, मैंने वहां पर ये बताया कि सूर्य का किस प्रकार से जन्म हुआ और जन्म होने के बाद कैसे वह तारा बना। तारा में अगर बात करें तो वह तारा जो सूर्य एक तारा ही है। ठीक है, तो सूर्य जो है वो किस प्रकार से, उसमें जो सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है वह हीलियम में कन्वर्ट हुई और हीलियम में कन्वर्ट होने के बाद वह क्या हुआ, प्रकाश रिलीज किया। तो वहां पर मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि प्रकाश किस प्रकार से कोई भी तारा रिलीज करता है। ठीक है, आज इस वाले सेशन में अगर हम बात करें, और हाँ साथ ही साथ मैंने ये भी बताया और परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे मैंने उसको भी वहां पे डिस्कस किया है। बहुत बेहतरीन क्लास है, एक बार जरूर उसको अटेंड कीजिए, उसके बाद इसको अटेंड कीजिए। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो सूर्य की जो आंतरिक संरचना है, जैसे सूर्य की आंतरिक संरचना बात करें तो 3 लेयर में इसका हुआ है। ठीक है, 3 परतें पाई जाती है। ये जो आपको अंदर वाला रेड वाला दिख रहा है इसको कोर कहा जाता है, और ये जो ग्रीन में आपको दिख रहा है भैया ये क्या है, इसको विकिरण मेखला कहा जाता है। ठीक है, रेडिएटिव जोन कहा जाता है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो आपको रेड में दिख रहा है, व्हाइट में और रेड में डॉट डॉट, ठीक है, ये वाला क्या है भैया, ये इसको कन्वेक्टिव जोन कहा जाता है, यानी कि संवहनी मेखला। ठीक है, इन तीनों के बारे में और इनकी विशेषताओं के बारे में मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पहले वाली क्लास में एक्सप्लेन किया है, और किस प्रकार से इसका कोर का टेम्परेचर होता है, यहीं से कि कैसे ऊर्जा को रिलीज करता है सूर्य। ठीक है, तो ये सब के सब बहुत बेहतरीन तरीके से वहां मैंने बताया है। ठीक है, तो आपसे निवेदन यह है कि पहले वाले सेशन को देख लीजिए, ये दूसरा है। ठीक है, उसके बाद हम इस पर इसको देखिएगा। ठीक, तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज वाले सेशन में हम बात करें तो आज वाले में ये जो सूर्य है, सूर्य के धरातल के बारे में डिस्कस करेंगे और सूर्य के वायुमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम सूर्य के भविष्य और अंत के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यानी कि सूर्य भैया अगर हम बात करें तो किस प्रकार से उसका अंत होगा। ठीक, ये बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अभी अंत कब होगा और कितने समय में होगा। ठीक है, इन सब विभिन्न पहलुओं पे हम क्या करेंगे भैया, चर्चाएं करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं इस वाले सेशन में। बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत सरलतम भाषाओं में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बस सेशन को क्या कीजिएगा, आप बहुत देखिएगा। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें भैया पहले वाले में जैसे अगर हम बात करें सूर्य की आंतरिक संरचना। ठीक है, सूर्य की आंतरिक संरचना। ठीक है, सूर्य की आंतरिक संरचना में अगर बात की जाए भैया तो जो सूर्य का आंतरिक संरचना हुई है वह 3 परतों से हुई है। एक है भैया कौन सा, विकिरण मेखला, सॉरी सबसे पहले होता है कोर, यानी कि केंद्र भैया। ठीक है, ये जो रेड वाला देख रहे हैं इसको कोर कहा जाता है, केंद्र। यहीं से सूर्य क्या करता है भैया, यहीं से प्रकाश को रिलीज करता है। और पूरे सूर्य में अगर बात करें सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसी का है तो वह सूर्य के केंद्र भाग का ही होता है। ठीक है, तो सबसे अगर इसकी बात की जाए तो इसको भैया क्या कहते हैं, केंद्र कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बाहरी वाली जो लेयर है सूर्य के बाहर वाला, उसको क्या कहा जाता है भैया, उसको विकिरण मेखला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विकिरण मेखला कहा जाता है। विशेष ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, विकिरण मेखला कहा जाता है, यानी कि भैया रेडिएटिव जोन कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक। विशेष तीसरी लेयर की अगर हम बात करें तो तीसरा ये जो आपको व्हाइट में दिख रहा होगा और रेड में डॉट डॉट दिख रहा है, तो तीसरी लेयर है, ठीक है। इसको कन्वेक्टिव जोन कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें भैया संवहनी मेखला, क्या संवहनी मेखला इसको कहा जाता है, ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो इन तीनों के बारे में मैंने पहले वाले सेशन में डिस्कस किया है, बहुत बेहतरीन तरीके से इनकी विशेषताओं के बारे में बताया है और कौन से परत में कौन सी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं पे भी मैंने चर्चाएं की हैं, ठीक है। तो इसके आगे से हम यहाँ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक, समझ गए, विशेष ध्यान दीजिएगा। देखो आज है भैया अगर हम बात करें तो सूर्य के धरातल के बारे में, ठीक है। इस वाले सेशन में पढ़ेंगे क्या, सूर्य के धरातल एवं वायुमंडल के बारे में, ठीक। जिस प्रकार आपके भैया पृथ्वी का वायुमंडल होता है, ठीक उसी प्रकार सूर्य का भी वायुमंडल है। जिस प्रकार पृथ्वी का अगर बात करें धरातल होती है, जिस पर आप चलते हो जिस सरफेस पे ना, तो उसी को धरातल कहा जाता है, ठीक है। जैसे जैसे अगर हम बात करें भैया, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका अर्थ हो गई, ठीक है। तो अर्थ के इस चारों तरफ क्या करेंगे, इसी पे तो भैया स्थलखंड है, ठीक है, इसी पे समुद्र है, इसी पे सागर है, यानी जल और थल दोनों की बात करें तो इसी पे है। और इसी पे आपके क्या है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है। इसी पर मानव निवास यानी जीव वगैरह जो कुछ भी हैं सब गए इसी धरातल पे निवास करते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार भैया, ठीक है, ये जो सूर्य है, सूर्य का भी धरातल होता है, ठीक है। तो सूर्य का धरातल क्या है भैया, तो ये जो ब्लैक में आपको दिख रहा है ये वाली लेयर, ठीक है, पूरा का पूरा ब्लैक, ठीक, इसी को सूर्य का धरातल कहा जाता है, ये वाली लेयर, ठीक है। ये भैया क्या है, सूर्य का धरातल है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है फोटोस्फीयर, ठीक है, प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, इसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। तो यानी कि अगर हम बात करें भैया, कभी प्रश्न आ जाए कि सूर्य के धरातल को किस नाम से जाना जाता है, तो सूर्य के धरातल को फोटोस्फीयर कहा जाता है, यानी कि प्रकाश मंडल कहा जाता है, ठीक। तो यानी कि जैसे मैंने बताया कि जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी का जिस प्रकार का अगर बात करें ये धरातल होता है, ठीक उसी प्रकार सूर्य का भी धरातल होता है। आप पृथ्वी से जब चारों ऊपर आप जाएंगे, चारों तरफ बात करें, ठीक है, तो ऊपर जाएंगे तो ये क्या होगा, ये वायुमंडल कहलाएगा ना, ये वाला भाग भैया वायुमंडल कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा भैया, वायुमंडल कहलाएगा। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य है मेरे मित्र कि जब आप धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें तो ये क्या होता है भैया, उसी को वायुमंडल कहा जाता है, ठीक। तो विशेष यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब आप सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको वायुमंडल कहा जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम बात करें भैया, ठीक है, तो ये जो आपका ये वाली लेयर है कन्वेक्टिव जोन, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें संवहनी मेखला के ऊपर ही ये जो ब्लैक वाली लेयर दिख रही है आपको, ये क्या है भैया, इसको फोटोस्फीयर कहा जाता है। इसी को क्या कहेंगे, इसी को सूर्य का धरातल कहा जाता है, ठीक। तो विशेष ध्यान दीजिएगा, मतलब सूर्य का धरातल क्या है, या सूर्य को धरातल को हम किस नाम से जानते हैं, तो फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर वाली जो लेयर होगी, ये जो आपको ब्लू में दिख रहा है पूरा का पूरा चारों तरफ, ठीक है, और समझ गए, इसको क्या कहेंगे, इसको सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे धरातल से आप ऊपर की तरफ गए, उसी प्रकार इस धरातल से जब इधर आएंगे तो ये सूर्य का वायुमंडल होगा। और ये जो आपको चारों तरफ लपट के रूप में दिख रही है भैया, ठीक है, लपटें दिख रही है रेड में, ये है, इसको कोरोना कहा जाता है। अभी सबके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक एक फोटोस्फीयर, उसके बाद भैया क्रोमोस्फीयर के बाद कोरोना, ये तीन चीजें हैं, तीनों के बारे में हमें पढ़ना है और तीनों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसमें कुछ
इंसिडेंट होते हैं, कुछ घटनाएं घटित होती हैं, उनके बारे में जानना है। जैसे सौर कलंक किसे कहते हैं, ठीक है, प्रोमिनेंस किसे कहा जाता है, ठीक है, उसी प्रकार इन सब पर हम चर्चाएं करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आता है भैया क्या, फोटोस्फीयर, ठीक है। फोटोस्फीयर किसको कहा जाता है, ठीक है, फोटोस्फीयर, ठीक है। फोटोस्फीयर यानी कि भैया प्रकाश मंडल, क्या है, प्रकाश मंडल की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है भैया, प्रकाश मंडल की बात की जाए। पहली बात, प्रकाश मंडल किसे कहते हैं, सूर्य के धरातल को ही प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, सूर्य के धरातल को, ठीक है, क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल कहा जाता है, यानी फोटोस्फीयर कहा जाता है। विशेष ध्यान दीजिएगा, यानी फोटोस्फीयर भैया, ठीक है, किसको कहे जाएंगे, सूर्य के धरातल को। ये ब्लैक वाली लेयर जो दिख रही है इसी है, यही है, ठीक है, क्या है भैया, इसी को फोटोस्फीयर कहा जाता है। अगर हम बात करें तो इसी को और किस नाम से भैया जानते हैं, इसी को बाहरी सतह कहा जाता है। सूर्य का बाहरी सतह किसको कहते हैं, तो प्रकाश मंडल को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, सूर्य की बाहरी सतह, ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा, समझ के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आए दिन एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न अगर सूर्य के बारे में पूछा जाता है तो बाहरी सतह के बारे में पूछा जाता है कि बाहरी सतह का टेम्परेचर कितना होता है, बाहरी सतह वास्तविक रूप में है क्या, ठीक है, क्या है भैया, बाहरी सतह, ठीक, यहाँ पर विशेष ध्यान दिया। अब बाहरी सतह की अगर हम बात करें भैया, टेम्परेचर इसका कितना होता है, यानी कि तापमान की बात की जाए मेरे मित्र, तो इसका जो तापमान होता है वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर विशेष ध्यान दीजिएगा, आपसे केंद्र का तापमान पूछेगा तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। कितना है भैया, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, समझ गए भैया, विशेष ध्यान दीजिए। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस की बात कीजिए, 15 मिलियन मतलब समझ रहे हैं 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस, किसका टेम्परेचर, सूर्य के केंद्र का भाग का, ठीक है, विशेष ध्यान दीजिए। जबकि सूर्य के बाहरी सतह का तापमान जो होता है भैया, वह आप में कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। मतलब भैया आप समझ रहे हैं, आप जब 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहते हैं तो हालत खराब हो जाती है। यहाँ पर कितना टेम्परेचर बता रहा है, यहाँ पर भैया 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बता रहा है। तो आपसे कभी प्रश्न पूछेगा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। मतलब भैया 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं ना, तो यहाँ पे 15 मिलियन, इसका मतलब 150 लाख की बात की जा रही है, तो कितना हो गया, 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक, समझ गए। तो विशेष ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें भैया, तो इसी फोटोस्फीयर में, ठीक, अच्छा यहाँ पर विशेष ध्यान, इंग्लिश में नाम आपको याद करना पड़ेगा, फोटोस्फीयर, वहां पर भी ये आयोग जो पूछता है, प्रकाश मंडल देता है नहीं, इसी को फोटोस्फीयर लिखकर दे देता है, ठीक है। तो विशेष ध्यान दो, फोटोस्फीयर, समझिए। तो यहाँ पर अब अगर हम बात करें भैया, तो इसी फोटोस्फीयर में एक घटना घटित होती है, उसके बारे में जान लीजिए, ठीक है, सौर कलंक के बारे में, ठीक है। सौर कलंक या सौर धब्बा किसे कहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है, ठीक है। यानी कि सौर धब्बा किसे कहा जाता है, सौर धब्बा सूर्य के किस परत में पाई जाती है, ठीक है, किस मंडल में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें भैया, ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा सौर कलंक क्या है, ठीक है, सौर धब्बा क्या है, विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक। पहली बात अगर हम बात करें भैया, ये जो फोटोस्फीयर है, ठीक, ये जो फोटोस्फीयर है, इसी में भैया क्या होता है, सौर कलंक उत्पन्न होता है। क्या होता है भैया, सौर कलंक, ठीक, विशेष ध्यान दीजिएगा यहाँ, इसी को क्या कहते हैं, सौर कलंक या सौर धब्बा, ठीक, विशेष ध्यान दीजिएगा, समझ गए। यानी कि भैया सन स्पॉट्स,
ठीक, समझ गए। पहली बात अगर बात करें तो ये जो घटना कहाँ पे होती है, फोटोस्फीयर में होती है। मतलब भैया सौर धब्बा किसको कहा जाता है, फोटोस्फीयर का वह क्षेत्र जहां पर, ठीक है, ठंडे एवं अंधेरे क्षेत्र होता है, उसी को क्या कहा जाएगा, फोटोस्फीयर कहा जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है ये जो आपको ब्लैक वाली लेयर दिख रही है ये प्रकाश मंडल की लेयर है। इसमें एक ऐसा स्थान होगा ऐसे कहीं पर जब सौरकलंक उत्पन्न होता है तो उस क्षेत्र पूरा का पूरा भैया ठंडा हो जाता है, मतलब शीतल हो जाता है। शीतल होने के साथ साथ वह अंधेरा दिखेगा, उसकी चारों तरफ से अपेक्षा वह क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। तो सौर कलंक का वह भाग जो ठंडा और अंधेरा होता है उसी को क्या कहते हैं, सौर कलंक कहा जाता है। मतलब सॉरी, प्रकाश मंडल का वह भाग जो ठंडा और अंधेरा होता है उसी को क्या कहते हैं भैया, उसी को सौर कलंक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि भैया ठंडे एवं अंधेरे, ठंडे एवं अंधेरे भाग को, ठीक है, ठंडे एवं अंधेरे भाग को क्या कहा जाता है भैया, सौर कलंक कहा जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य है मित्र कि ये जो ब्लैक वाली लेयर दिख रही है, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, एक स्थान पर, ठीक है, ये पूरा का पूरा इस प्रकार समझिए, ये हो गया आपका सूर्य। ठीक है, सूर्य के मतलब कि ये पूरा का पूरा ये ऊपर वाला लेयर जो है धरातल है, इतना वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग भैया क्या हो गए, धरातल हो गई, समझ गए। अब ये पूरा का पूरा भैया ये बीच वाला भाग क्या हो गया, ये सब केंद्र वगैरह हो गए, ठीक है। इसमें आ जाएंगे 3 लेयर, मतलब कि भैया कोर हो गया आपका, रेडिएटिव जोन हो गई, ठीक है, कन्वेक्टिव जोन हो गई, समझ गए। अब उसके बाद क्या होगा भैया, ये वाली जो लेयर है, ये वाली क्या हो गई भैया, वो ये जो ब्लैक वाली दिख रही है, ठीक है, यही लेयर हो गया क्या, प्रकाश मंडल। ठीक है, अब प्रकाश मंडल का यहाँ पे मान लीजिए ये वाला क्षेत्र जो है भैया मेरे मित्र, ठीक है, ये क्या है, ये ठंडा है, ठीक है, ठंडा है, साथ ही साथ भैया ठंडे के साथ साथ अंधेरा भी है, ठीक है, समझ गए, ठंडा और अंधेरा क्षेत्र है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को सौर कलंक कहा जाता है। विशेष ध्यान दीजिएगा, समझ गए। यानी कभी आपसे प्रश्न पूछेगा सौर कलंक किसे कहते हैं, तो प्रकाश मंडल का ठंडे एवं अंधेरे क्षेत्र को सौर कलंक कहा जाता है। ठीक, विशेष ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इससे बेनिफिट नहीं है, सौर कलंक जब भी उत्पन्न होते हैं सूर्य में तो बहुत सारी चीजें, निगेटिव चीजें कहाँ पर, आपके पृथ्वी पर होती हैं। ठीक है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखो, तो इसको हम थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। देखो, ये मान लीजिए ये हो गया आपका पूरा का पूरा भैया सौर कलंक। ठीक, समझ गए। पहली बात तो आपसे पूछेगा सौर कलंक की घटना कहाँ पे होती है, फोटोस्फीयर में होती है। सौर कलंक किसको कहते हैं, तो ठंडे एवं अंधेरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सौर कलंक कहा जाता है। ठीक है, सौर कलंक का भैया तापमान आपसे पूछेगा, ठीक है, टेम्परेचर आपसे पूछेगा। तापमान पूछता है तो भैया 4500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है भैया, 4500 डिग्री सेल्सियस, 4500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका भैया ये सूर्य के तापमान, ठीक है, सौर कलंक का तापमान, ठीक है, कितना होता है भैया, 4500 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम बात करें भैया तो इस सौर कलंक के इसके बगल वाला जो भाग होगा, ठीक है, इसके चारों तरफ किनारे वाला जो भाग होता है भैया, ये जो क्षेत्र होगा इसका टेम्परेचर कितना होता है भैया, इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन सौर कलंक का टेम्परेचर कितना होता है भैया, 4500 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि अगर हम बात करें भैया तो बाहरी एरिया से अगर देखा जाए सौर कलंक का टेम्परेचर कितना कम होगा भैया, इन दोनों के बीच का अंतर जो होता है भैया वो 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। आपसे प्रश्न पूछेगा सौर कलंक का तापमान कितना होता है, 4500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा। तो अपने यानी कि सौर कलंक जो है वह अपने समीपी क्षेत्रों से कितना तापमान उसका कम होता है, तो 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है,
समझ गए। तो विशेष ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद अगर हम बात करें भैया तो ठीक है, तो ये जो सौर कलंक है, इस सौर कलंक के बीच वाला भाग जो होता है भैया वह बहुत ज्यादा काला होता है, ठीक है, अंधेरा होता है, समझिए, बीच वाला। और ये पूरा का पूरा अगर हम बात करें भैया, इसके बगल वाला जो भाग होगा, ठीक है, वो भाग इसकी अपेक्षा थोड़ा कम काला होता है, ठीक है, समझ गए। तो इन्हीं के यहाँ पर विशेष ध्यान देना आपको, समझ गए। अगर हम बात करें भैया, ठीक है, तो ये जो किनारे वाला भाग है, ये वाला, ये थोड़ा कम केला होगा, काला होगा। तो इसका जबकि भैया ये सौर कलंक का काले केंद्रीय भाग को, ठीक है, ये जो बीच वाला है इसको क्या कहा जाएगा, काले केंद्रीय भाग को, ठीक है, क्या कहा जाता है भैया, इसको अम्बरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अम्बरा, ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या कहा जाएगा भैया, अम्बरा कहा जाएगा। और ये वाला काल बीच वाला भाग, ठीक है, और इसके किनारे वाला जो भाग होगा, इस काले केंद्र के किनारे वाला जो भाग होता है, इसको भैया क्या कहा जाता है, इसको पेनुम्ब्रा कहा जाता है, ठीक है, समझिए, विशेष ध्यान दीजिएगा। यानी कि अगर हम बात करें भैया, ये जो पूरा का पूरा मान लीजिए ये सौर कलंक हो गया, इसको दो लेयर में डिवाइड कर दिया। इसको जो केंद्र वाला भाग होगा बहुत ज्यादा काला होता है, ठीक है, उसको अम्बरा कहा जाएगा, ठीक है, और ये इसकी केंद्र की अपेक्षा किनारे वाला जो सौर कलंक का भाग होता है ये थोड़ा कम काला होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, पेनुम्ब्रा कहा जाता है, विशेष ध्यान दिया। यानी कि अपेक्षाकृत अगर बात करें, अपेक्षाकृत कम काला, ठीक है, तो कम काला, तो विशेष ध्यान दीजिए। अम्बरा पेनुम्ब्रा की ये घटना कहाँ पे होती है, तो सौर कलंक में होती है। और सौर कलंक कहाँ पे होता है, तो भैया फोटोस्फीयर में होता है। कहाँ होता है, फोटोस्फीयर में होता है, इसका विशेष ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सौर कलंक का पूरा अगर बात करें चक्र जो होता है भैया सौर कलंक का, अगला पॉइंट सौर कलंक का एक पूरा चक्र कितने वर्ष का होता है भैया, तो 22 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का भैया, 22 वर्ष का होता है। यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मतलब भैया ये जो सौर कलंक कभी भी इस प्रकाश मंडल में बनेगा तो वह कितने समय में बनता है भैया, वह 22 वर्षों के लिए होता है। मतलब 11 वर्ष से इसमें दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। 11 वर्षों में क्या होगा भैया, 11 वर्ष में इसका ये बढ़ता है, ठीक है, 11 वर्ष बढ़ेगा और 11 वर्ष भैया ये क्या होता है, घटेगा। एक मिनट, क्या होगा भैया, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 11 वर्ष से ये बढ़ता है और 11 वर्ष क्या होता है, घटता है। विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सौर कलंक की बात करें, एक पूरा का पूरा चक्र जो होता है सौर कलंक की जब घटना ये होती है भैया, जब सौर कलंक उत्पन्न होता है कहाँ पे, आपके फोटोस्फीयर में, ठीक है, तो 11 वर्ष से ये बढ़ता रहता है। मतलब सौर कलंक बनेगा 11 वर्ष, फिर 11 वर्ष से क्या करेगा, धीरे धीरे घटेगा, ठीक है, समझ गए, समाप्त होगा। तो एक पूरा का पूरा एक पूरा चक्र जो होता है उसका 22 साल का होता है, समझ गए, विशेष ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जब सौर कलंक उत्पन्न होता है तो पृथ्वी पर बहुत सारी क्या बोलते हैं, निगेटिव चीजें होती हैं। जैसे अगर हम बात करें भैया, पृथ्वी पर पहली बात तो चुंबकीय झंझावात उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है भैया, चुंबकीय कहाँ पे लिखें, कहाँ पे लिख देते हैं, चुंबकीय झंझावात
की स्थिति उत्पन्न हो जाती है भैया, समझ गए। यानी कि अगर हम बात करें भैया मैग्नेटिक स्टर्न, ठीक, चुंबकीय झंझावात। तो कभी प्रश्न बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है कि सौर कलंक के ये जब उत्पन्न होता है आपके कहाँ भैया, ये फोटोस्फीयर में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भैया, सौर कलंक जब उत्पन्न होगा तो आपके पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न हो जाती है। इसमें क्या होगा, जैसे भैया चुंबकीय सुइयों की दिशा जो होती है वो बदल जाएगी, ठीक है। मतलब कि अगर घड़ी की सुई की दिशा क्या होती है भैया, वो सही तरीके से काम नहीं करती है, ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करें रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, विद्युत हो गया, ठीक है। तो इन्हें इलेक्ट्रिकल अगर हम बात करें भैया, जितने भी सामान होती हैं उसमें गड़बड़ियां उत्पन्न होने लगती हैं, ठीक है। मतलब रेडियो वगैरह जो होगा वो सही से काम नहीं करेगा, ठीक है, वो चलेगा नहीं, समझ गए। तो वही बात कर रहे हैं। तो जब सौर कलंक उत्पन्न होता है तो आपके पृथ्वी पर क्या होता है भैया, वह चुंबकीय झंझावात की स्थिति उत्पन्न होती है। तो विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा भैया, पहली बात तो सौर कलंक या सौर धब्बा, ठीक है, कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो फोटोस्फीयर में उत्पन्न होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, फोटोस्फीयर में होता है। सौर कलंक किसको कहते हैं, तो सौर कलंक यानी फोटोस्फीयर का वह क्षेत्र जो शीतल और अंधेरा होता है, मतलब ठंडा और अंधेरा होगा, तो उसी को सौर कलंक कहा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या, सौर कलंक का टेम्परेचर कितना होता है, तो 4500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 4500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। सौर कलंक के ये काले केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं भैया, उसको अम्बरा कहा जाता है। जबकि सौर कलंक के अपेक्षाकृत कम काला भाग को क्या कहा जाएगा, पेनुम्ब्रा कहा जाएगा। विशेष ध्यान दीजिएगा। एक सौर कलंक का पूरा चक्रकाल कितने वर्ष का होता है, तो पूरा 22 वर्ष का होता है। 11 वर्ष वह बढ़ता है और 11 वर्ष वह क्या करता है भैया, घटता है, ठीक है, समझ गए। विशेष ध्यान दीजिएगा। सौर कलंक जब ये उत्पन्न होता है, निर्मित होता है, तो हमारे पृथ्वी पर कैसा प्रभाव डालता है, तो चुंबकीय झंझावात की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें क्या होगा भैया, इसमें चुंबकीय सुइयों की दिशा बदल जाएगी। रेडियो सही तरीके से काम नहीं करेगा, टेलीविजन, रेडियो हो गया भैया, विद्युत चलित जितने भी यंत्र होते हैं वो सब के सब सही तरीके से काम नहीं करेगा, उसमें गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसी सौर फोटोस्फीयर में भैया एक घटना और होती है, फैकुला की घटना होती है। किसकी होती है भैया, फैकुला, समझ गए। विशेष ध्यान दीजिएगा। कौन सी घटना होगी भैया, फैकुला की घटना, ठीक है। फैकुला, पहली बात फैकुला की घटना कहाँ होगा भैया, फोटोस्फीयर में होगा। फैकुला किसको कहा जाता है, फैकुला भैया यानी गर्म एवं प्रकाशित क्षेत्र को, क्या, गर्म एवं प्रकाशित क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, फैकुला कहा जाएगा। ये भैया वही जो आपका सौर कलंक है, सौर कलंक का विपरीत चीज है, ठीक है। मतलब सौर भैया प्रकाश मंडल का वह क्षेत्र जो शीतल और ठंडा होता है उसको क्या कहते हैं भैया, उसको सौर कलंक कहा जाता है। प्रकाश मंडल का वह क्षेत्र जो गर्म एवं प्रकाशित मान हो, ठीक है, समझ गए। शीतल उसमें क्या होगा भैया, इसमें सौर कलंक में शीतल है, इसमें क्या है, इसमें भैया गर्म है। मतलब कि भैया वो ठंडा है, एक गर्म है। वो अंधेरा होता है, एक प्रकाशित होगा, मतलब कि इसमें उजाला रहेगा, ठीक है। तो उसी क्षेत्र को क्या कहा जाएगा भैया, फैकुला कहा जाएगा। यानी कि फैकुला और सौर कलंक में दोनों में डिफरेंस क्या है भैया, सौर कलंक क्या होगा भैया, वह ठंडा होगा, लेकिन भैया वह अप्रकाशित रहेगा, ठीक है। ये क्या होगा भैया, ये फैकुला जो है ये क्या होगा भैया, ये होगा गर्म रहेगा, और गर्म रहेगा तो भैया स्वाभाविक सी बात है कोई चीज प्रकाशित मान देंगी, ठीक है। जो ठंडा होता है जिसके अंदर गर्मी नहीं है भैया, तो वो क्या होगा भैया,
वो अंधेरा उसमें रहेगा, ठीक। और जिसके अंदर गर्मी रहती है वह क्या करता है, अपनी गर्मी से क्या करता है भैया, वो सारी चीजों को उजाला देता है, ठीक है। विशेष ध्यान है प्रकाशित मार्ग रहेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस यही है, वो प्रकाशित मार्ग रहेगा, मतलब ये प्रकाशित मार्ग रहेगा, वो भैया अप्रकाशित रहेगा, ठीक। तो ये दोनों चीज घटनाएं कहाँ पे होती हैं भैया, आपकी सौरकलंक और फैकुला वाली, तो ये दोनों की दोनों भैया आपके फोटोस्फीयर में होती है, ठीक है। अब आता है भैया क्रोमोस्फीयर के बारे में। क्रोमोस्फीयर की अगर हम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है भैया, इसको कहा जाता है भैया वर्णमंडल कहा जाता है, ठीक है, क्रोमोस्फीयर। दूसरा क्या है भैया, क्रोमोस्फीयर, ठीक। क्रोमोस्फीयर यानी भैया वर्णमंडल, ठीक, विशेष ध्यान दीजिएगा, समझिए क्रोमोस्फीयर। अब अगर यहाँ पे जो सूर्य है भैया, इस सूर्य की जो ब्लू वाली लेयर है, अगर यही देखेंगे भैया तो इसको क्या कहा जाएगा, इसी को क्रोमोस्फीयर कहा जाता है, पूरा का पूरा सूर्य का ब्लू वाली लेयर, ठीक है, इसको क्रोमोस्फीयर कहा जाता है, ठीक। तो विशेष ध्यान दें। पहली बात तो यहाँ पे प्रश्न ये बन जाएगा भैया, ठीक है, सूर्य का सौर मंडल किसको कहा जाता है, तो क्रोमोस्फीयर को कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, सूर्य का सौर मंडल, ठीक है, सॉरी वायुमंडल, सूर्य का वायुमंडल, ठीक है, समझ गए। यानी कि यही धरातल से अब इधर वाला पूरा का पूरा सब वायुमंडल ही कहलाता है। तो क्रोमोस्फीयर को भैया सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है। इसकी अगर हम बात करें भैया चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई, ठीक है, यानी कि भैया अगर हम बात करें क्रोमोस्फीयर की चौड़ाई की बात करें, ठीक है, तो इसका भैया कितना होता है, 10 लाख किलोमीटर है, ठीक, ठीक है, 10 लाख किलोमीटर। इसकी क्या है भैया, मतलब मेरे कहने का मतलब इस धरातल से आप और इस कोरोना के बीच में, ठीक है, ये वाली जो मोटाई होगी पूरी की पूरी भैया, ये कितना होगा, ये 10 लाख किलोमीटर होगा। ये चारों तरफ ऐसे है, ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा, चारों तरफ। इसमें एक घटना होती है भैया किसकी, ठीक है, सोलर फ्लेयर की होती है, ठीक है, किसकी होती है भैया, सोलर, ठीक है, फ्लेयर की घटना होती है, यानी कि भैया सौर, ठीक है, ज्वाला, या फिर कह लीजिए सौरिक ज्वाला, ठीक है, यहां पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, ये भैया इसमें क्या होता है, कभी कभी अचानक इसी में आपके जो क्रोमोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर में कभी कभी अचानक बहुत ज्यादा विस्फोट होता है, ठीक है, और विस्फोट होने के कारण भैया, ठीक है, उससे क्या होगा, ज्वाला उत्पन्न होगी, और वो जो ज्वाला उत्पन्न हो रही है उसी को क्या कहा जाता है भैया, उसी को कहा जाता है सौर ज्वाला कहा जाता है। तो कभी प्रश्न बस आपको इतना केवल याद करना है कि सौर ज्वाला की घटना कहाँ पे घटित होती है, सूर्य के किस मंडल में, तो वह क्रोमोस्फीयर में घटित होती है। तो सौर ज्वाला क्या है, कभी कभी क्रोमोस्फीयर में अचानक बहुत ज्यादा प्रस्फोट होगा, मतलब भैया क्या होगा, विस्फोट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे इस वाले स्थान पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा विस्फोट हो गया, और विस्फोट होने के कारण भैया इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा ज्वालाएं उत्पन्न होंगी। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को भैया सौर ज्वाला कहा जाता है। विशेष ध्यान दीजिएगा, सोलर फ्लेयर की बात की जा रही है यहाँ पे, समझ गए, तो यहाँ पर समझ जाएगा, ठीक है। तो एक कुछ घटनाएं होती हैं भैया जो यहाँ से प्रश्न पूछेगा। क्रोमोस्फीयर कहा किसको कहते हैं भैया, सूर्य के वायुमंडल को ही क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। इसकी चौड़ाई की बात करें भैया तो 10 लाख किलोमीटर है। और सोलर फ्लेयर की घटना कहाँ पे होती है भैया, तो सौर ज्वाला की घटना आपके क्रोमोस्फीयर में होती है, विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है भैया अंतिम वाली लेयर जो है भैया, ठीक है, सूर्य के वायुमंडल की, इसको क्या कहते हैं, कोरोना कहा जाता है, ठीक है। तीसरे की अगर हम बात करें भैया कोरोना, ठीक है, ये भैया वो कोरोना नहीं है, ठीक है,
कोविड-19 वाला, ठीक है। ये क्या है भैया, ये सूर्य का कोरोना, समझ गए। तो विशेष ध्यान दीजिएगा, ये कोविड-19 वाला नहीं है, ये सूर्य की एक लेयर है वायुमंडल की, समझ गए। विशेष ध्यान दीजिएगा। कोरोना की अगर हम बात करें तो भैया सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी परत को कोरोना कहा जाता है, ठीक है। विशेष ध्यान दीजिएगा, सूर्य के वायुमंडल के बाहरी परत का बाहरी भाग को, ठीक है, भाग या परत को क्या कहेंगे भैया, कोरोना कहा जाएगा। विशेष ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होगा भैया, इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा, इसमें एक घटना केवल होती है भैया जो आपको महत्वपूर्ण है, ठीक है, समझिए। प्रोमिनेंस की, ठीक है, प्रोमिनेंस की घटना भैया, यहां पर विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रोमिनेंस, ठीक। तो यहां पर एक घटना, ये क्या होता है, कभी कभी भैया इसमें जो ये आपको लाल रंग की लपटें होती हैं, ठीक है, ये लपटें इस प्रकार ये यहां से निकलेंगी भैया कि वह एक चाप का निर्माण कर देंगी। क्या करेंगी भैया, चाप का निर्माण कर देंगे, यानी भैया अर्च का निर्माण कर देती हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये जो चाप का आकार में बन जाता है भैया, इसी को कहा जाता है प्रोमिनेंस, ठीक है। तो प्रोमिनेंस की अगर बात करें, घटना कहाँ पे होती है, कोरोना में होती है। कैसे समझेंगे भैया, देख रहे हैं ना यहाँ पे चाप, मतलब भैया कि जैसे कि आप मैथ वगैरह पढ़े होंगे हाई स्कूल में, तो आप कहा जाता है ना चाप लगाने को, ठीक है, रेखा गणित में जब आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करें चाप लगाने का मतलब हुआ इस प्रकार, ठीक है। तो यानी कि कभी कभी क्या होता है, जो लाल आपका कोरोना है, कोरोना में भैया लाल रंग की लपटें उठती हैं, तो उस लपटें जो उठ रही हैं उसका जो आकार हो जाता है उस चाप के आकार में हो जाता है, इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है भैया, समझ गए, इस प्रकार हो जाएगा, समझ गए। तो इसी को क्या कहा जाएगा भैया, इसी को कहा जाता है प्रोमिनेंस, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, आपको सिर्फ इतना याद करना है कि प्रोमिनेंस की घटना कहाँ पे होती है, तो वह कोरोना में होती है, ठीक है। तो विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये आशा करते हैं तीनों लेयर के बारे में मैंने समझे, यहाँ पे कौन कौन से इंसिडेंट होते हैं। पहली बात, फोटोस्फीयर में सौर कलंक और फैकुला निर्माण होता है, कहाँ पे भैया, आपके फोटोस्फीयर में, ठीक है। फिर उसके बाद क्रोमोस्फीयर की अगर हम बात करें तो इसी को सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है, और इसी को अगर हम बात करें भैया, इसकी चौड़ाई 10 लाख किलोमीटर है। विशेष ध्यान दीजिएगा, सौर ज्वाला जो स्थिति घटना होती है भैया, वह कहाँ पे होती है, आपके क्रोमोस्फीयर में होती है, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कोरोना की बात की जाए तो सूर्य के वायुमंडल के बाहरी भाग को ही क्या कहा जाता है, कोरोना कहा जाता है। और फिर यहीं से भैया अगर अच्छा एक चीज और जान लीजिए, एक चीज होता है फोटान, ठीक है, समझिए। फोटान क्या है, तो फोटान की अगर हम बात करें भैया, तो ये जो आपका सूर्य का जो धरातल है, सूर्य के धरातल से जो बाहरी तरफ सौरिक ऊर्जा आती है, ठीक है, यहाँ से आएगी भैया, ठीक है, संवहन से और संचालन के माध्यम से भैया ये धीरे धीरे चालन और संवहन के माध्यम से बाहर आएगा, आपकी पृथ्वी पर अन्य ग्रहों में जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, फोटान कहा जाता है। मतलब भैया मेरे कहने का तात्पर्य है सूर्य तप और फोटान दोनों एक ही होता है, यानी कि सूर्य के धरातल से बाहरी की ओर अगर देखा जाए जो सौरिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो आती है भैया आपकी पृथ्वी पर, उसी को फोटान कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, समझिए। तो आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अब आता है भैया सूर्य के भविष्य और अंत के बारे में, यानी कि किस प्रकार आपका सूर्य का अंत होगा, ठीक है। आपको शायद इस बात की जानकर हैरानी होगी कि क्या कभी सूर्य का अंत हो सकता है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, ठीक है। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं बनी भैया जो जिसका अंत ना हो, ठीक है। तो समझ के विशेष ध्यान दीजिए। तो अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे भैया, सूर्य के भविष्य के बारे में, ठीक, सूर्य का भविष्य, समझिए, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि सूर्य का
किस प्रकार से अंत होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक, समझ गए। और आज आपको पता चल जाएगा भैया कि सूर्य का अंत किस प्रकार से होगा। ठीक है, यदि आप सोचते हो अच्छा ये भी आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे कि सूर्य कभी प्रकाश देना बंद करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है भैया, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं बनी जिसका अंत ना हो। ठीक है, समझ गए। तो यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो भैया जिसका जन्म हुआ है उसका अंत होगा जरूर, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसके भविष्य के बारे में। जैसे थोड़ा सा समझिएगा, जैसे कि अगर बात करें कि जब किसी भी तारे का जो जन्म होता है, या कह लीजिए जब सूर्य का जब जन्म हुआ, सिर्फ सूर्य एक क्या है, तारा है। जब ये तारा बनने से पहले कैसे बना भैया, तो अगर हम बात करें पूरे ब्रह्मांड में अगर बात की जाए, ब्रह्मांड समझिए, ब्रह्मांड मतलब की बात कर रहे हैं कि आप माप नहीं सकते कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ठीक, विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इस ब्रह्मांड में क्या था, सबसे पहले एक गैस बहुत ज्यादा पाई जाती थी, आज भी है। ठीक है, कौन सी गैस भैया, हाइड्रोजन गैस। समझिए, कौन सी, हाइड्रोजन गैस है। समझिए, ये हाइड्रोजन क्या गैस क्या हुआ, एक स्थान पर धीरे धीरे संकुचित होना प्रारंभ कर दी। ठीक है, क्या होना कर दी भैया, ये धीरे धीरे एक स्थान पर मतलब संघनित होना प्रारंभ कर दिया। और फिर ये जाकर भैया किसका रूप धारण कर लिया, एक क्लाउड का रूप धारण कर लिया। और इसी को क्या कहा जाता है भैया, इसी को गैस क्लाउड कहा जाता है। ठीक है, समझिए भैया, क्या कहा जाता है, गैस क्लाउड। समझिए, विशेष ध्यान दीजिएगा, इसी को क्या कहा जाएगा, गैस क्लाउड कहा जाएगा। यानी कि भैया जो हाइड्रोजन गैस है ये धीरे धीरे एक स्थान पर संघनित होना प्रारंभ कर दिया। फिर जिस प्रकार आपको बादल दिखता है ना, उसी शेप में ये हो गया, तो इसी को क्या कहा गया, गैस क्लाउड कहा गया। फिर आगे चलने के बाद यही तारा, ठीक है, और ज्यादा संघनित होना प्रारंभ कर दिया। और फिर जब भैया यहाँ पे और ज्यादा संघनित होना मतलब कि और ज्यादा सिकुड़ना प्रारंभ कर दिया और ठोस हो गया। समझ गए, अभी क्या हुआ यहाँ पे भैया, समझ गए, अब ये क्या हो जाएगा, हल्का हल्का, और इसकी अपेक्षा ये वाला ठोस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं भैया, इसको आदि तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदि तारा कहा जाता है। विशेष ध्यान दीजिएगा, यानी कि भैया अगर हम बात करें इसको क्या कहा जाएगा, प्रोटो स्टार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, प्रोटो स्टार। यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिए। फिर अभी देखो यहाँ पे अभी प्रकाश रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, मतलब अभी जो सूर्य था अभी एक प्रकाश नहीं रिलीज कर रहा था। ठीक, विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद यही जो आदि तारा है, ठीक है, समझ गए, ये और ज्यादा संघनित होना प्रारंभ कर दिया, मतलब और ज्यादा सिकुड़ना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो फिर आगे चलने के बाद जो और ज्यादा भैया यहाँ पे इसमें सिकुड़ना मतलब और ज्यादा एक संघनित हो गया, मतलब इसमें जो कण अभी दूर दूर थे भैया वह क्या हो गए, एकदम पास पास में कण आ गए। ठीक है, एकदम मतलब पास पास, ये ठोस हो गया। और जब भैया ठोस हो गया अगर हम बात करें, ठीक है, तो यही क्या हो गया भैया, एक रूप धारण कर लिया, किसका, स्टार का। समझ गए, किसका भैया, स्टार का रूप धारण कर लिया। और क्या बन गया भैया, एक तारा बन गया। समझ गए, यानी कि अब यहीं पर क्या करेगा, ये सूर्य अब यहाँ पे प्रकाश रिलीज करेगा। ठीक है, अब इसी अवस्था में मतलब कि यहाँ से जब आया इस वाली अवस्था में इसमें नाभिकीय संलयन क्रिया प्रारंभ हुई। और नाभिकीय संलयन क्रिया जब भैया प्रारंभ हो गई तो इसमें कौन सी गैस पाई जाती थी, ये हाइड्रोजन गैस। कौन सी भैया, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये किसमें कन्वर्ट होना प्रारंभ कर दिया, हीलियम में कन्वर्ट होना प्रारंभ कर दी। ठीक है, और जब हीलियम में कन्वर्ट हुई भैया तो क्या रिलीज किया, और यहीं से भैया फिर इन्होंने तापमान यानी कि भैया प्रकाश रिलीज करना प्रारंभ कर दी। ठीक है, क्या करने कर दिया भैया, प्रकाश रिलीज करना यहाँ पे प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें तो सूर्य इसी में स्टेज में पहुंचा है। ठीक है, यहाँ पर अब लेकिन यहाँ पे भैया तीन तरीके से स्टेज होगा। समझ गए, जैसे एक व्यक्ति का अगर हम बात करें भैया, ठीक है, बचपना होता है मतलब कि शस्य अवस्था होती है, फिर उसके बाद किशोरावस्था में जाएगा, किशोरा के बाद भी भैया क्या जाएगा, हो जाएगा भैया हाँ प्रौढ़ावस्था में। ठीक है,
उसी प्रकार अगर हम बात करें भैया, इसका भी 3 स्टेज होता है, समझ गए। ये जब बना होगा सूर्य, आज से मतलब कितना 5 अरब वर्ष पहले, ठीक है, 5 अरब वर्ष पहले जब ये सूर्य बना तो इसमें स्वाभाविक सी बात है तब युवा अवस्था में था, एकदम यंग स्टेज में था, तो ये प्रकाश ज्यादा रिलीज करेगा। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति होता है यंग स्टेज में होता है तो पूरा का पूरा क्या करता है, उथल पुथल मचा देता है भैया, समझिए, क्योंकि खौलता हुआ खून होता है, समझिए, वो जो खून होता है भैया वो उबाल मारता है, समझिए। सेम उसी प्रकार जब ये इस अवस्था में स्टार्टिंग में था सूर्य, ठीक है, तो भैया ये जो प्रकाश रिलीज करता था उसका अगर हम बात करें भैया, अरे उस प्रकाश का, ये जो प्रकाश है भैया, इस प्रकाश का जो रंग हुआ करता था मेरे मित्र, किस प्रकार हुआ करता था, नीला हुआ करता था, हल्का नीला, ठीक है, नीला। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे क्या होगा, हाइड्रोजन जो है ये हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है भैया, और काफी कन्वर्ट हो जाएगा तो किस में आ जाएगा भैया, वो पीला में आ जाएगा, ठीक है, पीला। फिर उसके बाद किस में आ जाएगा भैया, वो लाल रंग में आ जाएगा। तो यानी कि सूर्य कभी भैया वह किस कलर में था, जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था वह नीला दे रहा था, ठीक, समझ गए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नीले के बाद पीला, अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो सूर्य किस कलर में प्रकाश दे रहा है, ठीक है, आपको देखते हैं ना तो पीला दिखता है, समझ गए, मतलब इस स्टेज को पार कर चुका है, यहाँ पे पहुंच गया है पीले में, ठीक है। अब जब एकदम भैया जीर्ण अवस्था में पहुंचेगा, मतलब कि भैया ये मतलब क्या हो, वृद्धावस्था में जब पहुंच जाएगा तो ये क्या होगा, लाल देखने लगेगा, समझ गए। इसको इस प्रकार समझिए, जैसे कि आप अगर यदि खाना वगैरह बनाए हों, ठीक है, चाय वगैरह बनाए होंगे, ठीक है, और बाकी नहीं तो खाना वगैरह बनाए होंगे तो अक्सर आपको पता होगा गैस तो जलाए होंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो जब कोई सिलेंडर आता है, जब भरा होता है स्टार्टिंग में, तो जब आप सिलेंडर लगाते हैं, गैस जलाते हैं भैया, ठीक है, तो उसका प्रकाश आप देखिएगा तो हल्का नीले कलर में होगा, ठीक है, समझ गए। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे सिलेंडर कुछ खत्म हो जाता है तो उसका प्रकाश पीला हो जाता है, और फिर जब अंततः अगर बात करें तो जैसे 1 दिन रह गया है, अब 2 दिन रह गया है भैया, तो जो गैस है उसका जब आप जलाएंगे तो उसका जो प्रकाश होगा हर कुछ लाल में दिखेगा, ठीक है, लाल रंग में दिखेगा। तो सेम उसी प्रकार जब ये यंग स्टेज में था तो नीला दिख रहा था, समझ गए। अभी फिर उसके बीच में अगर बात करें प्रौढ़ावस्था में पहुंचा तो ये क्या हुआ, हल्का पीला, जैसे आज प्रकाश जो है सूर्य पीला देता है, ठीक है। फिर अंतिम में जब पहुंचेगा वृद्धावस्था में तो लाल दिखेगा, ठीक, समझ गए। तो सूर्य जो है अभी इसी स्टेज में है, कहाँ पे, पीले वाले में, ठीक, समझ गए। अब भैया यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके सूर्य का अंत कैसे होगा, ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य का जो अंत होगा भैया, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद क्या बनेगा भैया, एक रक्त दानव बनेगा, मतलब इसके बाद अगर बात करें भैया क्या बनेगा, सूर्य आपका रक्त दानव बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा भैया, रक्त दानव, दानव, समझिए, यानी कि भैया रेड जाइंट, ठीक, विशेष ध्यान दीजिए। अब देखो यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, समझ गए। अब यहां पर भैया सूर्य का अंत कैसे होगा, ठीक है। अभी तो सूर्य यहां से और यहां तक जो जर्नी की है वह कितने वर्षों की इसकी जर्नी थी भैया, 5 अरब वर्ष की थी, ठीक है, कितने, 5 अरब वर्ष, कितना भैया, 5 अरब वर्ष की ये जर्नी इन्होंने तय किया है यहाँ से यहाँ पहुंचने में, ठीक है। अभी जो बचा हुआ है 5 अरब वर्ष बचा हुआ है, ठीक है, मतलब भैया अब ये जो सूर्य है 5 अरब वर्ष बाद क्या हो जाएगा, इसका अंत हो जाएगा। मतलब भैया मेरे कहने का तात्पर्य है कि यहाँ से अब यहाँ जब पहुंचेगा तो इसको कितना समय लगेगा, 5 अरब वर्ष लगेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ जब पहुंचेगा 5 अरब वर्ष लगेगा समय, समझिए कितना भैया, समझिए, यानी कि भैया 5 बिलियन ईयर्स, अरब वर्ष समय लगेगा, समझिए। अब देखो थोड़ा समझिए, यहां तक तो इन्होंने पहुंच गए, ठीक है, यानी स्टार के रूप में अभी सूर्य है।
अब क्या होगा, सूर्य 5 अरब वर्ष बाद, ठीक है, इस अवस्था में पहुंचेगा, रक्त दानव की अवस्था में। रक्त दानव की अवस्था में जब पहुंचेगा तो ये जो हाइड्रोजन गैस है मेरे मित्र, ठीक है, ये वाली जो हाइड्रोजन गैस है भैया, ठीक है, ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद ही प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। तो जिस दिन पूर्ण रूप से हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा तो सूर्य के अंदर जो भैया नाभिकीय संलयन क्रिया हो रही है वो होना बंद कर देगी। क्या कर देगी, ये पूरा का पूरा भैया सूर्य का नाभिकीय संलयन क्रिया इसमें बंद हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, जिस दिन पूरा का पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन की बात करें सूर्य में 71% है, हीलियम कितना है 26.2% है, ठीक है, सॉरी 5% है, समझ गए। तो पूरा का पूरा 71% जब हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, ये यहाँ पर नाभिकीय संलयन क्रिया होना बंद कर देगी। और ऐसा स्थिति कब आएगा, आज से 5 अरब वर्ष बाद आएगा। ठीक है, मतलब अभी 5 अरब वर्ष तक आप मतलब ये सूर्य जिंदा रहेगा। ठीक है, समझिए। और फिर जब यहाँ पर नाभिकीय संलयन क्रिया बंद हो जाएगी तो ये जो प्रकाश रिलीज करता है सूर्य, ये क्या कर देगा भैया, ये बंद हो जाएगा। ठीक, अब जब सूर्य इस अवस्था में पहुंचेगा तो स्टार की अपेक्षा इसका जो आकार होगा, आयतन बढ़ जाएगा भैया, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और बढ़ जाने के कारण आपको पता होना चाहिए इसी सूर्य के चारों तरफ ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं भैया, समझ गए। जैसे कि अगर हम बात करें इस सूर्य के बगल में, ठीक है, इस सूर्य के बगल में कौन सा है ग्रह भैया, ये आपका बुध है। ठीक है, बुध के बाद कौन सा है, शुक्र है। ठीक है, यानी कि विनस भैया। फिर उसके बाद कौन सी है, उसके बाद पृथ्वी है, अर्थ की बात की जा रही है। जब इस अवस्था में आएगा सूर्य, ठीक है, रक्त दानव बनेगा तो इसका आकार बड़ा हो जाएगा, मतलब यहाँ तक कवर कर लेगा भैया। ठीक है, और जब यहाँ तक कवर कर लेगा तो बुध और शुक्र को ये सूर्य क्या कर लेगा, ये निगल जाएगा, अपने में आत्मसात कर लेगा। ठीक है, और फिर इसका टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा और इसकी गर्मी के कारण भैया ये जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा एकदम ध्वस्त हो जाएगी। ठीक है, पृथ्वी यानी कि पृथ्वी पर जितने जीव जंतु होंगे उनका सबका स्वतः अंत हो जाएगा भैया। और फिर जब अंत हो जाएगा तो विशेष ध्यान दीजिएगा, समझिए। मतलब जब इस रक्त दानव बनेगा तो बुध शुक्र को निकल जाएगा और पृथ्वी को क्या करेगा, ये पूरी तरीके से इसको यहाँ पर समाप्त कर देगा। ठीक है, मतलब ये जलकर भस्म हो जाएगी। ठीक, लेकिन अभी यहाँ पे सूर्य का अंत नहीं हुआ है, ये प्रकाश केवल बंद किया है। ठीक है, देना, समझ गए, समझ गए। लेकिन अभी यहाँ पर टेम्परेचर कुछ रहेगा। फिर उसके बाद ये क्या बनेगा भैया, इसके बाद फिर श्वेत वामन बनेगा। क्या बनेगा, श्वेत वामन बनेगा। ठीक, श्वेत वामन बनेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद भैया क्या बनेगा, ये वाली अवस्था होगी क्या, श्वेत वामन की होगी। ठीक नहीं है, यहाँ पर श्वेत वामन यानी कि व्हाइट। डॉल। ठीक है, श्वेत वामन बन जाएगा। कहां पर भैया, रक्त दानव बनने के बाद। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिए, श्वेत वामन। श्वेत वामन के बाद अगर देखा जाए भैया, ठीक है, फिर उसके बाद ब्लैक वामन बनेगा। इसके बाद ब्लैक वामन बनेगा यानी कि भैया काला बौना। ठीक है, ब्लैक डॉल, समझिए, विशेष ध्यान दिया। इस प्रकार यहाँ पे जब आ जाएगा भैया तो फिर यहीं पर भी इसका अंत हो जाएगा। फिर ये सूर्य कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा भैया, ठीक है, ब्लैक होल में जाकर समाहित हो जाएगा, जो मंदाकिनी आकाश गंगा है वहां पर जाकर समाहित हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सूर्य का पूरी तरीके से अंत हो जाएगा। अंत कब होगा, आज नहीं होगा, आज से 5 अरब वर्ष पूर्व होगा। ठीक है, मतलब आज से 5 अरब वर्ष पूर्व ये स्टार्ट हुआ था बनना
और आज से 5 अरब वर्ष बाद क्या होगा भैया, इसका अंत हो जाएगा। तो अगर कभी प्रश्न आ जाए भैया सूर्य का कुल आयु कितनी है, तो 10 अरब वर्ष है, यानी कि भैया 10 बिलियन ईयर्स की बात की जा रही है। बिलियन की बात कर रहे हैं, मिलियन की बात नहीं कर रहे हैं। मिलियन में 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं भैया, जबकि 1 बिलियन में कितना होता है, 100 करोड़ होता है। ठीक है, समझ गए। तो यानी कि अगर हम बात करें 100 करोड़ बराबर कितना हो गया भैया, 1 बिलियन कहा जाता है। ठीक है, या 1 अरब हो गया, समझ गए, विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि अगर हम बात करें तो ये जर्नी किसकी होगी भैया, ये सूर्य के जन्म और अंत की है। ठीक है, तो टोटल आयु आपसे सूर्य का पूछेगा भैया, तो टोटल आयु कितना हो गया, 10 अरब वर्ष। जबकि आपसे ऐसे पूछेगा सूर्य की आयु कितनी है, तो 5 अरब वर्ष। ठीक है, क्योंकि अभी भैया जैसे आपसे पूछेगा कोई व्यक्ति कि आपकी आयु कितनी है, तो आपकी जितना बीत चुकी है उतना ही बताएंगे ना। तो ठीक 5 अरब, इसी प्रकार बात कर रहे हैं। यहाँ से गैस क्लाउड, फिर उसके बाद प्रोटो स्टार, फिर स्टार जो बना, और यहाँ से यहाँ तक इन्होंने जर्नी जो की भैया 5 अरब वर्ष की। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से स्टार के बाद में, ठीक है, अब ये क्या करेगा, रक्त दानों में पहुंचेगा। उसके बाद ये जब यहाँ पे काला बौना बनेगा भैया, यहाँ से यहाँ तक इसकी जर्नी कितनी होगी, लगभग 5 अरब वर्ष के बीच में होगी। ठीक है, तो वर्तमान आयु कितनी है भैया, 5 अरब वर्ष है, जबकि भैया टोटल आयु सूर्य की कितनी होगी, वह 10 अरब वर्ष होगी। ठीक है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा, समझिए। तो ये इस प्रकार भैया किसका, सूर्य का अंत हुआ, और सूर्य का इस प्रकार से अंत होगा। तो आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं, समझ गए। रिवीजन क्या होगा, यानी कि अगर हम बात करें सूर्य के वायुमंडल की बात करें, फोटोस्फीयर अगर बात करें, इसका टेम्परेचर कितना होता है भैया, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है फोटो, जबकि केंद्र का टेम्परेचर कितना, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। फोटोस्फीयर में सौर कलंक की स्थिति उत्पन्न होती है। सौर कलंक क्या है, यानी कि शीतल एवं अंधेरे धब्बे क्षेत्र को क्या कहा जाता है भैया, उसी को सौर कलंक कहा जाता है। सौर कलंक का टेम्परेचर 4500 डिग्री सेल्सियस, जबकि उसके बाहरी किनारे वाला टेम्परेचर की बात करें तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब अपने एरियाज की अपेक्षा वह 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान उसका कम होता है। ठीक है, एक पूरे सौर कलंक का चक्रकाल जो होता है वह 22 वर्षों का होता है। 22 उसमें 11 वर्ष बढ़ेगा और 11 वर्ष घटेगा, मतलब 11 वर्ष बनेगा सौर कलंक और 11 वर्ष क्या करता है भैया, वह घटता है। ठीक है, सौर कलंक की स्थिति में पृथ्वी पर कैसा प्रभाव डालता है, तो चुंबकीय झंझावत की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें भैया यानी इलेक्ट्रिकल चीजें की अगर बात की जाए तो उसमें गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक, फिर उसके बाद इसी में फैकुला वाली स्थिति उत्पन्न होती है, घटना होती है भैया। फैकुला क्या है, यानी कि प्रकाश मंडल का वह क्षेत्र जो भैया गर्म एवं प्रकाशित होता है उसको फैकुला कहा जाता है। फिर उसके बाद बाहरी वाली लेयर बात करें, फोटोस्फीयर के धरातल के बाद क्रोमोस्फीयर आता है। क्रोमोस्फीयर भी अगर बात करें तो सूर्य का वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, इसका अगर बात करें चौड़ाई कितनी है तो 10 लाख किलोमीटर है, विशेष ध्यान दीजिएगा। और इसमें एक घटना कौन सी होती है भैया, सौरिक ज्वाला की होती है। ठीक है, सौरिक ज्वाला यहीं पर होता है, कहाँ पे भैया, आपके क्रोमोस्फीयर में। कोरोना की बात करें तो सूर्य के सबसे बाहरी परत को कोरोना कहा जाता है। सूर्य के सबसे बाहरी यानी सूर्य के वायुमंडल का बाहरी परत होता है। ठीक है, यहीं पर क्या होगा भैया, प्रोमिनेंस की जो घटना होती है यहीं पर होता है, आपके कोरोना में होता है, विशेष ध्यान दीजिएगा, समझ गए। और फिर उसके बाद सूर्य के भविष्य के बारे में, अंत के बारे में मैंने बता दिया यहाँ पे, विशेष ध्यान दीजिएगा, समझ गए। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं। बस आपसे केवल इतना निवेदन है, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है, तो ये अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी क्या हुए भैया, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाए चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, अब आप कोई भी किताब उठाएंगे, वैसे किताब उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने डिटेल में बहुत बेहतरीन तरीके से सारे डाटा को कलेक्ट करते हुए बताया है। आप चाहे जो किताब उठाएंगे भैया, ये डाटा पूरा आपको सारी किताब में नहीं मिलते हैं। ठीक है, समझिए, कई सारी किताबों को पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें तैयार करके बहुत
मेहनत करनी पड़ती है भैया। तो आपसे केवल इतना निवेदन है, यदि सेशन अच्छा लगा हो भैया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सबसे ज़्यादा भैया सपोर्ट की आवश्यकता है मुझे, ठीक है। विशेष ध्यान दीजिएगा, समझिए। फिर मिलते हैं, कोई ऐसा टॉपिक लाएंगे एस्ट्रोनॉमी का बहुत बेहतरीन तरीके से, जो आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिसमें परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, वो महत्वपूर्ण होना चाहिए, समझ गए। तो वो वाले टॉपिक लाएंगे, अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, समझ गए। तो इसको यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद।